हमारे गणतंत्र और दूसरी कुछ खास बातों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय के चड्ढा। संजय चड्ढा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत एक गणतंत्र और 75 वर्ष का गणतंत्र हो चुका है। बताएं कि ये गणतंत्र होता क्या है और भारत बतौर गणतंत्र इन 75 सालों में अपना सफर कैसे तय कर पाया है। गणतंत्र जैसा कि शब्द से हो रहा, गण का तंत्र यानी कि लोक का तंत्र, रिपब्लिक अब्राहम लिंकन ने जो कहा था उससे बताना चाहूंगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जो व्यक्तियों द्वारा चुनी जाती है, व्यक्तियों के लिए काम करती है और व्यक्तियों की होती है। अर्थात हमारे भारत का हर व्यक्ति इस सरकार का पार्ट है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो। अर्थात उन्हीं के द्वारा चयनित, उन्हीं के द्वारा उनके लिए काम करने के लिए चयनित सरकार गणतंत्र है। जो दूसरा लिंब था आपके प्रश्न का कि गणतंत्र ने कैसा काम किया है, भाई हमारे 75 साल निकल गए और पीढ़ियां बदल गई। जो उन्होंने सोचा था कि आजादी के बाद भारत कहां पहुंचेगा, क्या हम सक्षम हुए उतने, हमने वो चीजें अचीव करी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। थोड़े से मैं संभवतः बताना भी आवश्यक समझता हूं। हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं। पॉवर्टी का रिडक्शन हुआ। 25 साल 30 साल पहले देखे तो हम पढ़ा करते थे आधी पॉपुलेशन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। 1993 का डाटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 45% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे। आज उसी डाटा को 10% लेके आ गए हैं। कितने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी, सॉफ्टवेयर अचीवमेंट्स, उनके एक्सपोर्ट्स, वहां पे हम विश्व में नंबर 1 है, अग्रणीय देश हैं, सबसे आगे हम खड़े हैं। वेलफेयर स्टेट है हमारा। सबसे बड़ी बात, अगर किसी व्यक्ति को जो बड़े से बड़ा पद पे आसीन है उसको जो सुविधा मिलती है, वही सरकार का प्रयास रहता है कि गरीब जो नीचे पायदान में सबसे नीचे है उसको भी वही सुविधा मिले। हमने देखा कि सरकारों ने कितने पॉलिसीज, इंश्योरेंस की पॉलिसीज, आयुष्मान भारत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखिए भारत में क्या हुई है। कहां थे हम लोग जब आजादी हुई थी? हम सब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का जो नारा है, कहां से कहां हम पहुंच गए। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी हुई है। पहले हमारे यहाँ पे अनपढ़ जनों की संख्या काफी ज्यादा होती थी, आज हम नॉमिनेट कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है। 14 साल तक सरकार बाध्य है आपको पढ़ाने के लिए। इस सारी चीज का सार और आपके प्रश्न का जवाब एक लाइन में, हमारी जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, भारत का गणतंत्र जो है, उसने मिसाल पैदा की है पूरे विश्व के समक्ष कि कैसे, कितना बड़ा जन समूह है, कितना बड़ा लैंड मास है। क्या ये संभव है? जी हाँ, हमने ये संभव किया है। और उसके पीछे, जो सबसे पीछे, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे गणतंत्र ने ये प्रूव किया है, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र आज शिखर पे है। और विश्व गुरु हैं हम लोग। विश्व गुरु लोग कहते हैं बन रहे हैं, मैं कहता हूं कि हम हैं। संजय जी, गणतंत्र की एक जो बड़ी नींव है और वो है संविधान। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत की और एक ऐसा अद्वितीय संविधान बनाया, और उस संविधान की अनुपालना निश्चित करने के लिए सरकारें, उसके बाद अदालतें, उसके बाद आप सब लोग कृत संकल्प हैं। तो बताएं कि ये जो संविधान के पीछे जो भावनाएं थी, उन पर प्रश्न चिन्ह तो हर समाज में उठते हैं, लोकतंत्र में उठना स्वाभाविक है। फिर भी इतने दबावों और इतने प्रश्न चिन्हों के बावजूद क्या भारत अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम रहा है? वहां मैं मिस कर गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। देखिए, सब चीज का आधारभूत जो ढांचा हमको मिलता है हमारे सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक हम बात करें, जैसा आपने अपने प्रश्न में ही समावेशित की कि कैसे रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं। रूल ऑफ लॉ कहां दिया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे अलग अलग लिम्स हैं, 3 पिलर्स बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन 4 पिलर हम संभवतः कहते हैं, जिसमें हम पत्रकारों को भी एक पिलर में रखते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों को अलग अलग, उनके बिल्कुल अलग अलग उनके बीच में डिमार्केशन किया गया, क्या क्या रोल्स हैं। और वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण एक कदम है कि अगर कोई लिम्ब गलती कर देता है, कहीं पे कोई मिस्टेक होती है, जानबूझ के कोई नहीं करता है, तो उसमें हमारे पास व्यवस्था ऐसी है कि दूसरा लिम्ब उसमें जंप करके उसको करेक्ट कर देगा। अगर कोई लॉ अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द वे, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो बैठे हैं। वो उसमें संविधान का जो एक आधारभूत ढांचा है उसको नहीं हिला सकते। केशवानंदन भारती का केस हुआ करता था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को बताया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो
हम उससे विचलित नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे विचलित नहीं होना है, ये उसमें कहा गया, और उसके आधार पे अल्ट्रा वायरस चीज को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से काफी प्रोग्रेसिव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। प्रोग्रेसिव इसलिए कहूंगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोग कहते हैं कि बहुत जटिल है, जटिल के साथ साथ हम उसमें सुधार की जो भावना है, देखिए लॉ होता क्या है, लॉ होता है जो समाज की सेवा कर सके, और अगर जटिल होगा लॉ एकदम कि नहीं यही रहेगा, नहीं, तो वो समाज की सेवा कैसे रहेगा। कितने हम लोग आगे बढ़े हैं, पिछले वर्ष हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा आधारभूत चेंज किया गया क्रिमिनल लॉज में। क्यों किया गया? क्योंकि वो हम मजबूती के साथ साथ जो समाज की आवश्यकता है उनको समर्पित करना था, उनमें चेंज करना था, कई चीजें रिडंडेंट हो गई थी, उनको हटाना था, नई चीजों को लाना था, तो वो अमेंडमेंट की पावर, और यही अमेंडमेंट की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बार अमेंड कर दिया गया। अरे भाई, ये इसलिए किया गया क्योंकि उसके द्वारा हम जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। चलायमान लोकतंत्र है हमारा जी, और वो ऐसा मजबूती प्रदान करता है। लिमिटेशन है, उस अमेंडमेंट करने की शक्ति की भी लिमिटेशन है। आप बेसिक स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको कहा, उसको नहीं हम क्षीण भीण कर सकते। संजय चड्ढा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो थोड़ी सी बात जुडिशरी की भी करते हैं। जुडिशरी की तारीफ भी होती है और उस पर आरोप भी लगते हैं। तारीफ ही होती है कि ये हमारी जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और इसने, आप देखिए कि शायद बहुत कम देश ऐसे होंगे, इवन हम राष्ट्रपति के किसी चीज के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम जहां उसको अनिवार्य लगता था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसने उठाया। लेकिन दूसरा आरोप ये लगता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो है या दूसरे कोर्ट्स में, उसमें डेट्स खूब सारी पड़ती हैं, जजेस की कमी है, जजेस के रिक्रूटमेंट में भी कुछ भाई भतीजावाद है। जुडिशरी पे ये आरोप भी लगते हैं कि साहब कुछ जगह हो सकता है शायद वो बायस नहीं है और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, और क्षमता है तो वो डिले क्यों करते हैं। तो जुडिशरी ने एक तरफ तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए, उनके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी पे ये आरोप भी लगता है कि वो डिले कर रहे हैं या वो सही काम नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से हमारी जुडिशरी ने क्या कुछ अच्छा किया है, और क्या कुछ ऐसा है जो जुडिशरी में अब होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे हम अगर देखें, जुडिशरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिम है, एक आधार है, एक पिलर है हमारे इस लोकतंत्र का। जुडिशरी ने कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को न्याय से दूर रहने नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि आपके प्रश्न में थी बात, और वो मुझे कई बार चुभती भी है, कि हम देख रहे हैं कि लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में आज केसेस हमारे यहाँ पे पेंडिंग हैं, और जुडिशरी ट्राई भी कर रही है। कई कारण है उसके, आपने बहुत सही पकड़ के बात कही कि अभी काफी कुछ होना बाकी है, और उस बाकी में जैसे कि हमें निष्पक्षता, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स की, जिसपे बार बार हम देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगता है, और लोग कहते हैं, और बल्कि कई बार तो हमने देखा कि सरकार और जुडिशरी में भी मनमुटाव हुआ है, आपस में द्वंद्व हुआ है, बहुत छोटा सा चाहिए, लेकिन एक परिपक्व व्यवस्था का होना, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का होना, जो पारदर्शिता के साथ ये बता सके कि जो व्यक्ति काबिल है उसको उस पद पे आसीन किया गया है। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, और इस पे सरकार एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, वो और हमारी जुडिशरी दोनों तत्परता से अभी सघन विचार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत आने वाले समय में, जैसे हमने देखा कितने डायनामिक निर्णय हमारे सरकारों ने लिए हैं और हमारी जुडिशरी ने लिए हैं, तो इस पे भी एक अच्छा निर्णय संभवतः यथाशीघ्र हम लोग देखेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन आप देखिए ना, कई ऐसे आयाम है। अगर मैं आपको बताऊं, जिस गति से हमने कंप्यूटराइजेशन किया है, आदरणीय जो पिछले हमारे चीफ जस्टिस थे, उनका मन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा करते थे वो DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इसमें पीछे बहुत प्रयास होकर, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली है हमारे पूरे देश को। आज दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन के मुकाम को अचीव कर चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में, अब मैं आपको कल ही की बात बताऊं, कल मैंने केरला का स्टेट कमीशन का एक केस किया, जो मैंने अपने ऑफिस से बैठ के किया, दिल्ली में बैठ के किया। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि हम प्रतिदिन नए आयाम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, यहाँ एक दूसरा प्रश्न बनता है कि जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी या IT का इतना इस्तेमाल अब शुरू हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इससे भविष्य में जो लंबित केस है वो शीघ्रता से निपट पाएंगे? देखिए, हर चीज के पीछे
पॉजिटिव होना जरूरी है ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे कदम उठा के हम जो है उसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। सरकारों ने और जुडिशरी ने समय समय पे इस लंबित केसों के बारे में बात करी है। जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पुराने केसेस पे बल दिया जा रहा है कि इनको यथाशीघ्र निपटाया जाए। ये सब छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो हैं ये हमें उस टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। संजय जी, जाते जाते संक्षेप में अगर आपसे मैं कहूं कि आप ऐसी 3 चीजें पिक करें जो भारतीय गणतंत्र को विशिष्ट बनाती हैं। 75 साल का हमारा गणतंत्र, आपकी नजर में कौन कौन सी 3 चीजें ऐसी है जो अनूठी हैं, विशिष्ट हैं हमारे गणतंत्र में? हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो मुझे लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे बार बार लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते भी आए हैं, वो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए, हमारे कल्चर, भाषा, धर्म, इन तमाम आधार पे अगर हम देखें तो पड़ोसी और हम में ही 100 बार डिफरेंसेस मिल जाते हैं। और इतना बड़ा लैंड मास है भारत, कितना बड़ा देश है। इस सब के होते हुए भी हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एक हैं और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ने का, जिसे कहते हैं ना, मन में एक बहुत बड़ा व्यू लेके चलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो सबसे बड़ा आधारभूत कॉन्स्टिट्यूशनल स्तंभ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग। इसमें निहित गवर्नेंस का जो है मॉडल वो। और तीसरा जो एक सबसे अति महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, हमारा जो वेलफेयर स्टेट का एंगल है उस पे जो तत्परता है तमाम राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी, वो तत्परता, मुझे ऐसा लगता है उनके द्वारा किए गए कामों को देखकर कि वो तत्परता जारी है और आज उसमें काम होता हुआ दिख रहा है। हर सरकार ने और अभी की सरकार ने भी उसमें यत्न प्रयत्न करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है। संजय के चड्ढा जी, आपका हृदय से आभार। आप थे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय के चड्ढा। जी हाँ साथियों, हमारा गणतंत्र हमारा गौरव है। हमें गर्व है भारत पर और भारत को गर्व है इसके नागरिकों पर। इस अनूठे गणतंत्र को जीवंत, प्राणवान और ऊर्जावान बनाए रखने में हम सबका योगदान है और हम सब मिलकर राष्ट्र के गणतांत्रिक मूल्यों का यूं ही संरक्षण और परिरक्षण करते रहेंगे। तभी तो हमारा राष्ट्र कायम रख पाएगा अपनी विशिष्टता को, वो विशिष्टता जो बनाती है इसे समूचे विश्व में अनूठा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स